नमस्कार। बांकीपुर पटना की नहीं, पूरे बिहार की सबसे समृद्ध, सबसे पढ़े लिखे लोगों की जो विधानसभाएं उसमें बांकीपुर आती है। और उस विधानसभा सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि 1,30,000 के आसपास कुछ वोट पड़े थे और 50% के आसपास यानी 64,000 कुछ वोट पीके को मिले। 50% वोट प्रशांत किशोर को मिले। 1995 से नितिन नवीन के पिताजी पहले इस सीट पर थे, उसके बाद नितिन नवीन लगातार इस सीट पर विधायक बने हुए। शहरी मतदाताओं की ये सीट थी। 25% कायस्थ और भूमियार ब्राह्मण मिलाकर के मेजॉरिटी आ जाती। बावजूद इसके शहरी मतदाताओं वाली पार्टी कही जाने वाली बीजेपी वहां से हार गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जमे रहे तो भी सीट हार गई। देखिए, पीके चुनाव जीते हारे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं भी ये मानता हूँ। वो भी ये बात पूरे चुनाव में कह रहे थे। ये बात कही जाती है कि प्रशांत किशोर अगर संसद में ही जाना चाहते या विधानसभा विधान परिषद में जाना चाहते तो वो खुद कई बार ये बात कह चुके हैं कि उनको दूसरी पार्टियों से भी ऑफर था, और ऑफर नहीं भी था तो अगर ये एक बार वो अपनी इच्छा जाहिर करते तो शायद संसद जाने का, राज्यसभा का उनका रास्ता खुल जाता। ममता बनर्जी से उनके जैसे रिश्ते हैं उसमें तो निश्चित तौर पर ही चले जाते, लेकिन उन्होंने जमीन पर रह के जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू किया। और आप ना ये समझिए, मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, बांकीपुर की जीत पर तो आपने बहुत सारे वीडियो अब तक देख लिए होंगे, उसके कारण भी समझ गए होंगे। उसके बहुत सारे कारण में से एक कारण इम्पोर्टेंट ये है कि ये कोई बिहार में सरकार बनाने का चुनाव तो था नहीं। बिहार में अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने का चुनाव था, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नीरज थे और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर थे, और आरजेडी की जो उम्मीदवार थी। और फर्क साफ है कि तीनों उम्मीदवारों में से अगर पढ़े लिखे और यंगस्टर्स को या ऐसे लोगों को जिसकी वजह से सरकार नहीं बननी है, अपना विधायक चुनना है, तो लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बेहतर कैंडिडेट को वोट देने की कोशिश की और उन्हें उनके मुद्दों पर जो बात वो कहते आ रहे हैं। और बिहार की दृष्टि से ये बड़ी बात है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, इन मुद्दों को प्रशांत किशोर उठाते उठाते आम चुनाव में तो अच्छा नहीं कर सके, लेकिन अगर आम चुनाव में 2-4 उनके विधायक जीत भी जाते, 3.5% के आसपास जो उनको वोट मिले हैं वो 6-8% भी मिल जाते, तो शायद प्रशांत किशोर की ये सफलता उन 4-5-6 सीटों से ज़्यादा बड़ी है। ऐसे वक्त में ये चुनाव जीता गया है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि प्रशांत किशोर कोई विधायक एमपी के मोहताज नहीं है, उनकी अपनी एक शख्सियत है। विधायक बन करके वो बिहार की विधानसभा में जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब उन्हें मौका मिलेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने नितिन नवीन या भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। उनके निशाने पर हमेशा सम्राट चौधरी रहे। जीतने के बाद भी प्रशांत किशोर ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बिहार के मुख्यमंत्री तौर पर सम्राट चौधरी के बारे में विचार करना चाहिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक विकासशील व्यक्ति के हाथ में बिहार देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब अगला टारगेट विधानसभा, वैसे तो उनका टारगेट बहुत समय से सम्राट चौधरी हैं, लेकिन उनके वार प्रतिवार को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मंत्रियों पर उन्होंने आरोप लगाए उन मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया। हालांकि वो लाइमलाइट में तो कम हुए, प्रशांत किशोर के हमले की वजह से उन मंत्रियों का कद तो कम हुआ, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। अब आप देखिए होगा क्या। अब प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के पीछे पड़ेंगे। अब वो एहसास कराना शुरू करेंगे कि ये जो नीतीश कुमार के हटने के बाद
बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट नहीं दिया था, नीतीश कुमार को मैंडेट दिया था। और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर पढ़ा लिखा संजीदा राजनीतिज्ञ जो बिहार को बेहतरी के रास्ते पर ले जा सके उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। ये मैंडेट, वो बार बार ये बात करेंगे और उनके निशाने पर अब सम्राट चौधरी रहेंगे। पहले से भी वो हमले करते रहे। तो प्रशांत किशोर ने एक तीर से इस चुनाव में कई निशाने मारे। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी का वो अहंकार और घमंड कि शहरी सीटों पर और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर और बिहार की सब सीट कोई जीत सकता है। जब अपने उरूज पर लालू यादव थे 1995 में, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती। 95 में जीती, 2000 में जीती, 2005 में जीती, फिर उसके बाद जीती, 2006 का बाई इलेक्शन जीती, फिर उसके बाद लगातार 25 तक वो जीतते चले आ रहे। लेकिन ये बाई इलेक्शन उन्हें हारना पड़ा। तो प्रशांत किशोर ने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आमतौर पर जो पार्टी का नेता होता है वो सेफ सीट खोजता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने सबसे समृद्ध, सबसे पढ़ी लिखी जगह पर जाकर अपने मुद्दे पर बीजेपी को हरा के ये संदेश देने की कोशिश की है कि अजय कोई भी नहीं है। जैसा मुझे मालूम है कि प्रशांत किशोर ने बूथ स्तर पर जो सबसे ज़्यादा बीजेपी को रहता है ना, पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट, बूथ लेवल कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बड़ा बीजेपी एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध या प्रभाव विरोधियों विपक्षियों पर डालता है कि हमारे बूथ पर बूथ अध्यक्ष है, हमने एक एक आदमी की मैपिंग कर ली है और हमारे पास पन्ना प्रमुख है और मतदाता केंद्रों पर हमारे लोग हैं। उस रणनीति को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर प्रशांत किशोर ने तोड़ दिया। नितिन नवीन पूरे समय तक बिहार में बने रहे थे। प्रशांत किशोर ने 4 बूथ की, जैसा मुझे जानकारी है, 4 बूथ की एक कमेटी बनाई थी और उस पे सब अपने वॉलंटियर उन्होंने इकट्ठा किए थे। वॉलंटियर्स को एक एक वोटर की मैपिंग करने का उन्होंने निर्देश दिया था और वहीं पास में रहकर वो रोज़ शाम को बूथ वाइज मीटिंग भी लिया करते थे। यानी बीजेपी के साथ लड़ने के लिए उसी तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है और जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप चुनाव में आए, 3 महीना हो हल्ला किए और इसके बाद ठीक है प्रशांत किशोर को आम चुनाव में, लेकिन वो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि बिहार में 2 साल तक पैदल चलने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की। 1 साल के भीतर चुनाव आ गया, चुनाव लड़े, 4% से कम वोट मिला, अपनी जगह पर है। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार छोड़ के गए नहीं। उतनी हार के बाद भी उन्होंने कहा कि उनके प्रयास में कमी हो गई हुई, वो लगे रहेंगे और तब तक उनको एक मौका मिल गया। उनको एक मौका मिल गया। वो लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा और इस बात पर कि बिहार का जनादेश अगर मिला है तो वो नीतीश कुमार की वजह से मिला है। बीजेपी उस जनादेश को अपने पक्ष में या सम्राट चौधरी को जो बना रही है, ये जनादेश नहीं है। तो उनका पहला, मैंने कहा कि बीजेपी अजेय है, ये भ्रम तोड़ने का काम किया। बीजेपी को जो अहंकार था कि जिन सीटों पर वो मजबूत है वहाँ किसी को, हालांकि चुनाव में टिकट देते वक्त बीजेपी ने जिस पहले व्यक्ति अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, उनको टिकट देते वो बहुत साधारण कार्यकर्ता दोनों थे, जो अभी थे और जो पहले के थे। लेकिन जब उनकी शैक्षणिक योग्यता और ये पता चला कि चारा घोटाले में उनके परिवार के लोग हैं, सज़ा मिली है, तो ये सब सोच के कि पीके तो इस बात का बवंडर खड़ा कर देंगे, बीजेपी ने ऐन वक्त पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। जबकि चारा घोटाले में कुछ बड़े लोग भी हैं, सजा याफ्ता रहे हैं, उनके परिवार के लोग या उनके संतान इसी सरकार में मंत्री भी है, लेकिन वो तो पीके का इफेक्ट माना जाएगा। फिर दूसरे जो कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दिया, वो भी इसी मंशा से दिया कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर एक साधारण सा किसी को लड़ा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था
दूसरी तरफ पीके है और पीके ने उस पूरे बीजेपी की रणनीति को दूसरी तरफ घुमा के जीत हासिल कर ली। तीसरा, अब सम्राट चौधरी की कुर्सी पर लगातार हमले प्रशांत किशोर करते रहेंगे और प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर हमले कर करके भारतीय जनता पार्टी पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और पूरे बिहार में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि आज तक का सबसे कम पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है, जबकि 21वीं शताब्दी में मतलब बिहार जिस दिशा में बढ़ना चाहिए था। भाई नीतीश कुमार तो इतने साल मुख्यमंत्री थे, इंजीनियर थे, आपको मालूम। बिहार के अगर शुरू से मुख्यमंत्रियों को आप देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर साहब का तो खैर बात ही अलग है, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। तो उस दृष्टि से अब सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द प्रशांत, क्योंकि वो विधायक रह के बांकीपुर की समस्या को उठाना या बांकीपुर में चेंज तो वो खैर करेंगे, लेकिन उनके निशाने पर अब सम्राट चौधरी होंगे और बीजेपी के लिए रोज बिहार में एक नया सरदर्द प्रशांत किशोर बनेंगे। अब सवाल उठता है कि इसमें आरजेडी की भूमिका। प्रशांत किशोर, जो मैंने कहा एक तीर से कई निशाने साधे, विधानसभा में पहुंचने के बाद अब वो ये मैसेज पूरा अकेले विधायक होते हुए भी देने की कोशिश करेंगे कि रियल अपोजिशन बीजेपी का और जेडीयू का कौन है और विकल्प ऑप्शन कौन है, वो मैं। इसीलिए उनकी जीत के बाद आरजेडी के नेताओं ने लोमड़ी तक कह दिया उनको। किसी ने कह दिया बीजेपी की बी टीम है, किसी ने कह दिया कि बीजेपी की रणनीति ही थी। हिंदुस्तान में आप जानते हैं दो तरह की बातें हैं, कोई भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता, हर चीज़ में एक साजिश, हर चीज़ में एक और महीन चीज़ है जिसको आप जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन था जेन जी का, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। आपको मालूम है राजीव जी? आप उनसे पूछिए, भाई इतना महीन तो मैं समझ नहीं पाता, आप उनसे पूछिए ऐसा कैसे आपको लगता है। उन्होंने कहा राम मंदिर के चंदा चोरी वाला जो मामला था वो बहुत एम्बैरेसमेंट था बीजेपी के लिए, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए ये जेनजी खुद ही करा दिया। अब बताइए, अब इस तर्क का धर्मेंद्र प्रधान जैसे ताकतवर मंत्री खुद से इस्तीफा देने को मजबूर हो गए और ये इसी तरह से बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर को, बीजेपी की बी टीम मायावती को, बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी को। हाँ, इनके लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में जो कोई भी चुनाव लड़ेगा तो आप उसे बीजेपी की बी टीम कह देंगे। तो आरजेडी के बहुत आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की एक बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि इस जीत से साबित होता है कि अपने कार्यकर्ताओं जनता के साथ जो संवाद रखेगा वो चुनाव जीतेगा। तो पहली बात आरजेडी के लिए भी उतनी ही खतरे की घंटी। और तीसरी बात जो मैं सकारात्मक देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर जैसे लोग जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, अगर उन्हें जनता का समर्थन मिले और वोट धर्म जाति से ऊपर उठकर स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मुद्दा बनाकर मिले या दिया जाए और प्रतिनिधि ऐसे हों और सरकारों को ये सोचने पर और जनता इस तरह का समर्थन दे, तो एक नई उम्मीद की किरण देखी जा सकती है। प्रशांत किशोर की जीत के बहुत मायने हैं। प्रशांत किशोर ने, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, 1977 में जनता पार्टी इंदिरा जी के आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सफाया हो गई। लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस वहां भी हार गई। जनता पार्टी की सरकार बनी। आजमगढ़ से रामनरेश यादव ने जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चंद्रजीत यादव को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव हराया था। विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद रामनरेश यादव को जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया गया। आजमगढ़ की सीट खाली हो गई और ये 1978 की बात है। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बुरी तरह इमरजेंसी लागू करने के बाद हुए चुनाव में इंदिरा जी हार चुकी थी उत्तर भारत से, लेकिन इंदिरा जी ने 1978 के उपचुनाव को
बहुत ही मजबूती और प्रतिष्ठा और रणनीति के साथ लड़ने का फैसला किया। राम नरेश यादव आजमगढ़ के सांसद थे, उनके इस्तीफे से रिक्त हुई थी जगह और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। और मोहसिना किदवई, जो कि आजमगढ़ से कोई लेना देना उस तरह से नहीं था, उनको ले जा करके इंदिरा जी ने मैदान में उतार दिया। इंदिरा जी उपचुनाव का प्रचार करने पहुंची, तब उन दिनों उपचुनाव में बड़े नेताओं का इस तरह से प्रचार करना नहीं होता था। लेकिन इंदिरा जी ने एक ही साल हारने के बाद जनता पार्टी के शासन से लोग इंदिरा जी को कैसे याद करने लगे थे, उनके तानाशाही प्रवृत्ति जिसको कहा गया था इमरजेंसी लागू करने का, वो भुलाकर जनता पार्टी के शासन की जो व्यवस्था थी उससे लोग इंदिरा कहने लगे इससे बेटर तो इंदिरा ही थी। इंदिरा जी ने एक साल में वो बात समझ ली और मोहसिना किदवई का चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ चली गई। भाई मुख्यमंत्री वहीं का बाय इलेक्शन हो रहा है। इंदिरा जी को पूरे आजमगढ़ शहर में गेस्ट हाउस नहीं मिला, रेस्ट हाउस नहीं मिला, कोई सरकारी रुकने की कोई जगह नहीं मिली। आजमगढ़ से शहर से कोई 7 किलोमीटर दूर एक चंदेश्वर जगह है, वो डिग्री कॉलेज वहाँ पर था। वहाँ ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के बहुत पहले वही निजामाबाद से विधायक थे, जिससे आलमबदी विधायक। तो चंद्रबली ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका एक आश्रम टाइप से था, उन्होंने एक डिग्री कॉलेज बनाया था, शिक्षण संस्थान, और उन्हीं के जगह पर वहीं पर रुककर इंदिरा जी ने मोहसिना किदवई के लिए चुनाव प्रचार किया और मोहसिना किदवई बाई इलेक्शन जीत गई। और उस बाई इलेक्शन के जीतने के 2 ही साल के 1.5 साल के आसपास, 1.5-2 साल के आसपास लोकसभा के चुनाव 80 में फिर हो गए और इंदिरा जी भयानक रूप से वापस आ गई। और उस उपचुनाव ने देश की बदलती हुई राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत दिया। तो कई बार उपचुनाव देखने में छोटे तो लगते हैं, लेकिन संदेश बहुत बड़े देते हैं। बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव से, छोटे उपचुनाव से क्या कोई बड़े संदेश निकल रहे हैं, खास करके पीके से, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नमस्कार।